फिल्म की शुरुआत होती है जेम्स से। अपनी मस्ती में मगन वो बहुत ही ज्यादा लापरवाही से ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ट्रक आ जाता है जिस पर वो ध्यान नहीं दे पाता। ट्रक से टकरा कर उसका बुरा एक्सीडेंट होने ही वाला था, पर उसने एक ड्रिफ्ट मारी और अपनी गाड़ी साइड पे कर ली। ये सब इतना जल्दी में हुआ था कि उसने देखा ही नहीं कि रोड की दूसरी तरफ एक लड़की भी आ रही थी। जब उसका ध्यान गया तो वो बस लड़की से टकरा ही जाता, पर दोबारा उसने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ लिया। लड़की ने भी जल्दी से पीछे जंप करते हुए अपने आप को बमुश्किल इस कार से टकराने से बचाया, पर इस सब के चक्कर में उसका सारा सामान रोड पर गिर गया था। उसका सूटकेस यहाँ पर टूट जाता है और सारा सामान उसका सड़क पर फैल जाता है। जेम्स क्योंकि जानता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, वो फौरन ही गिल्टी हो जाता है और उस लड़की से माफी मांगते हुए उसका सामान उठाने लगता है। इतने में ही यहाँ पर लड़की की बस भी आ जाती है, जो लड़की को इस तरह से सामान कलेक्ट करता देखकर वहाँ से चली जाती है और जेम्स को और भी ज्यादा रिग्रेट होने लगता है। इस लड़की को अपना टाउन छोड़कर बड़े शहर में जाना था, और बस के ना मिलने की वजह से अब उसे मजबूरन दोबारा साइलेंट हिल जाना पड़ता, जहाँ पर वो रहा करती थी। जेम्स को एहसास होता है कि जो कुछ भी बुरा हुआ वो उसकी गलती है। वो फौरन ही अपनी गलतियों को ठीक करने का सोचता है और इस लड़की को कहता है कि आपको जहाँ पर भी जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लड़की हिचकिचाती है, साफ पता चल रहा है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। जेम्स जिद करता है, वादा करता है कि अगर वो मना करेगी तो वो वहीं खड़ा रहेगा जब तक वो सेफली किसी दूसरी बस में नहीं बैठ जाएगी। वो लड़की जानती थी कि अगले दिन तक कोई बस यहाँ नहीं आएगी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी मान जाती है। जेम्स जल्दी जल्दी उसका सामान उठाने में मदद करता है और ये लोग साइलेंट हिल्स की तरफ चल पड़ते हैं और तभी तेज हवा चलने लगती है और सब कुछ बहुत अच्छा महसूस होता है। ये काफी रोमांटिक माहौल बन रहा था, इसलिए इन दोनों के लिए काफी अजीब होता जा रहा था। वो लड़की जिसका नाम मैरी है वो अब बताती है कि जब भी कोई साइलेंट हिल में नया इंसान आता है तो साइलेंट हिल में ऐसे ही हवाएं चलने लगती हैं जैसे ये साइलेंट हिल्स खुद अपने नए आने वाले का इस्तकबाल कर रही हो। इन दोनों के दरमियान में इस टाइम एक अजीब सी अट्रैक्शन होने लग जाती है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जब कंफ्यूजन की टेंशन बढ़ जाती है तो सीन अचानक से कट हो जाता है। हम जेम्स को एक बाहर में बैठा हुआ दिखते हैं और हमें ट्विस्ट ये पता चलता है कि जितना कुछ भी हमने देखा था वो सच नहीं था, वो सब जेम्स के दिमाग में एक कहानी चल रही थी। जेम्स इस टाइम नशे में धुत था, उसका फोन बार बार बज रहा था पर वो हर बार इग्नोर कर रहा था। नशे की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो जब खड़ा होने लगता है तो यहाँ की एक स्टाफ मेंबर के ऊपर गिर जाता है। बाकी स्टाफ जैसे ही ये नोटिस करता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाते हुए उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर जाकर उसे ट्रैश पर फेंक देते हैं। यहाँ उसका फोन लगातार बज रहा था और फोन तब तक बजता रहता है जब तक वो उठा नहीं लेता। दूसरी तरफ उसकी साइकोलॉजिस्ट थी जो उसकी हालत बहुत अच्छे से जानती थी और उस पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो अपनी हालत पर कोई भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ से हमें पता चलता है कि उसे कोई साइकोलॉजिकल इशू है और वो अपना इलाज नहीं करवा रहा। वो उसे याद दिलवाती है कि कल को उनकी अपॉइंटमेंट है और वो उसे वार्न भी करती है कि उसे मिस मत करना। जेम्स मुश्किल से जवाब देता है। इस टाइम उसकी आवाज काफी दुखी और कमजोर है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है और बहुत कुछ सह रहा है। आखिरकार वो थका हारा घर पहुंचता है। घर के अंदर उसे मैरी का एक लेटर मिलता है जिसमें मैरी उसे कह रही थी कि उसके साथ कुछ बहुत ही गलत हो चुका है और उसे जेम्स की फौरन जरूरत है। बिना सोचे समझे जेम्स साइलेंट हिल जाने का फैसला करता है। इस टाइम यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस टाइम वो ड्रंक हालत में गाड़ी चला रहा था और कुछ भी हो सकता था, और इस टाइम उसके दिमाग पर सिर्फ मेरी सवार थी। मेरी उसकी जिंदगी की सबसे अहम तरीन लड़की है। उसे कुछ हो जाए जेम्स को ये बर्दाश्त नहीं है और जेम्स उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। सोचों में डूबा हुआ जेम्स आखिरकार ड्राइविंग के दौरान सो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी एक पब्लिक बाथरूम के पास पार्क है। यहाँ पर जब वो जाग कर अपने आप को शीशे में देखता है तो पहले तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। वो पहले वाला जेम्स नहीं लग रहा था। उस जेम्स और इस जेम्स में बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ थी। इस नए वाले जेम्स की आंखों के नीचे हल्के थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसकी शक्ल से कोई भी साफ बता सकता था कि वो डिप्रेशन में है। इस टाइम पर वो दोबारा से मैरी का लेटर पढ़ता है और रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस टाइम उसे उस वक्त की सारी मेमोरीज याद आ रही थी, जो खूबसूरत मेमोरीज उन्होंने साइलेंट हिल में मिलकर बनाई थी। हर किसी ने उसे कहा था कि वो मैरी को भूल जाए और आगे बढ़ जाए, और जेम्स आज तक मैरी को भूल नहीं पाया। जेम्स को आज भी लगता है कि मैरी को उसकी जरूरत है। जेम्स अब जब साइलेंट हिल के अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात एंजेला नाम की एक लड़की से होती है। वो जेम्स से एक बैग उठाने में मदद मांगती है और इस तरह ये दोनों साथ चलने लगते हैं। एंजेला आज के मौसम के बारे में बात कर रही थी और जेम्स उसकी बातें सुन रहा था। उसकी बात काट कर वो पूछता है, तुम जानती हो कि मैरी कहाँ है? क्या तुमने मैरी को देखा है? तो यहाँ एंजेला उसे वार्न करती है, तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। जेम्स खोया खोया सा वो सारी बातें सुन रहा था। उसका ध्यान नहीं था उस लड़की की बातों पर। वो अभी भी कहीं न कहीं मैरी की यादों में खोया हुआ था। इस टाइम बारिश बरसाता हुआ ये साइलेंट हिल जितना ज्यादा खौफनाक लग रहा था, वो याद करता है कि जब वो और मैरी यहाँ आए थे ये साइलेंट हिल उतना ही खूबसूरत था। उसी खूबसूरती को देखते हुए मैरी ने उससे वादा किया था कि वो दोनों जिंदगी भर यहाँ एक साथ सुकून से रहेंगे।
इसी टाइम पर जेम्स को एक अजीब बात याद आती है। उसे याद आता है कि मैरी हमेशा उससे कुछ छुपाया करती थी। वो डरती थी कि कहीं जेम्स को कुछ ऐसा न पता चल जाए जिससे डर कर वो मैरी को छोड़ दे। जेम्स उसे हमेशा यकीन दिलाता था कि जो कुछ भी हो जाए, जितना भी बुरा हो जाए, वो मैरी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैरी उसके लिए वफादार है और वो कभी भी मैरी के लिए अपनी फीलिंग्स नहीं बदलेगा और ना ही बदल सकता है। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए वो अब साइलेंट हिल्स के अंदर जाने लगता है। वो साइलेंट हिल जो कभी हरा भरा हुआ करता था, खूबसूरत हुआ करता था, अब वही शहर वीरान हुआ पड़ा था। अंधेरे में घुप बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। यहाँ पर चीजें टूट रही हैं, सड़कों पर जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि सबने सालों पहले इस जगह को छोड़ दिया हो और ये जगह भी अब किसी इंसान को देखना न चाहती हो। फिर भी जेम्स आगे बढ़ता रहता है। वो एक वार्निंग बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था कि आगे खतरा है, लेकिन जेम्स उससे भी इग्नोर करकर आगे तंगली के अंदर बढ़ जाता है। वो वहाँ पर आवाज़ें देता है, मेरी मेरी, लेकिन यहाँ कोई जवाब नहीं आता। अचानक एक करीबी टनल से म्यूजिक की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए जेम्स को एक चादर के नीचे पड़ी हुई लाश के पास एक रेडियो मिलता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने लगता है, अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती है और वो मरा हुआ आदमी ही उसे वार्न करता है कि आगे मत भटको, इस शहर पर एक कर्ज है, एक श्राप है। जेम्स का फोन फिर से बजता है। इस टाइम पर अचानक से जेम्स का फोन दोबारा बज उठता है। यह उसकी साइकोलॉजिस्ट का फोन था जो उसे उसकी अपॉइंटमेंट मिस होने पर गुस्सा कर रही थी। जेम्स इस टाइम अपने डॉक्टर को बताता है कि वो साइलेंट हिल्स में है और यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। डॉक्टर को ऐसी कोई बातें नहीं सुनी थी। वो कहती है कि सारे बहाने छोड़ो और फौरन वापस आओ। चिढ़कर जेम्स फोन काट देता है। इस टाइम वो चारों तरफ देखता है। उसे एक दुकान में से रोशनी नजर आ रही थी। वो इस दुकान के अंदर चला जाता है। उस शॉप के अंदर जाते ही दोबारा जेम्स के ऊपर उसकी यादें हावी हो जाती हैं। यही इसी रेस्टोरेंट में तो बैठकर उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। अचानक एक भयानक चीख उसे सुनाई देती है और वो चीख उसकी याद तोड़ देती है। जेम्स देखता है कि अभी अभी वो आदमी जो उसे वार्न कर रहा था, यहाँ से जाने को कह रहा था, वो जल चुका है और उसका जिस्म अजीब तरीके से गल सड़ रहा है। इससे पहले कि वो उसे देखकर कुछ भी कर पाता, पीछे से उसे एक और खौफनाक आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर वो देखता है तो वहाँ एक खौफनाक क्रिएचर थी जिसका हाथ और मुंह पूरा स्किन से कवर थी और ये अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर अचानक से ही उसके ऊपर हमला कर देता है। जेम्स उससे बचने की कोशिश करता है और इस तरह मॉन्स्टर और जेम्स के दरमियान में एक लड़ाई दिखाई जाती है। अब क्योंकि उस मॉन्स्टर के दोनों ही हाथ उसके जिस्म के खाल के अंदर बंधे हुए थे, या ये कह लें कि उसके दोनों हाथ थे ही नहीं, तो वो मॉन्स्टर अपने हाथों से तो हमला कर नहीं पा रहा था। वो अपनी कमर से निकलने वाली अजीबोगरीब कीड़ों से हमला कर रहा था, जिससे जेम्स किसी तरह अपने आप को बचा भी लेता है और उल्टा उसी मॉन्स्टर पर हमला कर फाइनली उसे मार देता है। उसे मारने के बाद दोबारा उसी रेडियो में से अजीब आवाजें सुनाई देती है उसे, जिस रेडियो की आवाज उसे पहले यहाँ तक लेकर आई थी। ये आवाजें अब खौफनाक होती जा रही थी। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, यहाँ की आवाजें और बढ़ चुकी थी। माहौल में भी एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। रात का पूरी तरह अंधेरा छाने पर जमीन में से खौफनाक से क्रिएचर्स निकलना शुरू हो जाती हैं और ये तरह तरह की सांप और कॉकरोचेस जैसी दिखने वाली क्रिएचर्स अचानक से जेम्स के ऊपर हमला कर देती हैं। जेम्स भी भागते हुए घर के अंदर आ जाता है और उसके ग्लास डोर को बंद करने की वजह से आखिरकार वो उन खौफनाक छोटे छोटे मॉन्स्टर्स से बच जाता है। इस घर में आकर वो नोटिस करता है कि ये वही घर था जिसमें वो और मेरी रहा करते थे। ये सांस होते ही उसे यहाँ पर मेरी की आवाज सुनाई देती है। हालांकि जेम्स को नजर आ रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस आवाज का पीछा कर रहा था बिना डरे। आवाज का पीछा करते हुए वो जब ऊपर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक वीडियो टेप चल रही थी और यहाँ और भी बहुत सी वीडियो टेप्स रखी हुई थी। इस टेप की डेट थी जून 2017। इस टेप को देखकर उसका दिमाग हिलने लग जाता है, सुन्न हो जाता है। उसका दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपनी साइकियाट्रिस्ट को कॉल करता है और ये कहता है, प्लीज कुछ करो कि दर्द मुझसे अब सहा नहीं जा रहा, बस इसे बंद कर दो। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि ये दर्द तभी बंद हो सकता है जब तुम ये मान जाओ कि मेरी नहीं रही। पर इस टाइम भी वो इसी जिद पर अड़ा हुआ था कि मेरी जिंदा है और उसे उसकी मौजूदगी फील होती है। इससे पहले कि वो कुछ मजीद कह पाता, उसका फोन बंद हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट बार बार उसके नंबर पर कॉल मिलाते हैं, पर नंबर लगातार बंद जाने की वजह से उसे भी डर लगने लगता है और वो फौरन पुलिस को जेम्स की लोकेशन और उसकी हालत के बारे में बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि जेम्स किसी खतरे में है। यहाँ जेम्स जब घर के अंदर आगे बढ़ता है तो यादें उसे दोबारा घेर लेते हैं। उसे साइलेंट हिल्स का वो पहला विजिट याद आता है, जिस विजिट में ये सब लोग उसे प्यार करने की वजह से वार्न कर रहे थे। उन सब लोगों ने उसे कहा था कि मोहब्बत उलझी हुई और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और तुम इस सब से ध्यान से चलना। ये कहने के बाद वो सब लोग बिना बताए बिना कुछ कहे उस पार्टी से जाने लगे थे जो उसने और मैरी ने रखी थी। जेम्स को ये सब अजीब लगता है। जब वो इन लोगों के बारे में मैरी से पूछता है तो मैरी बताती है कि वो सब लोग मेरी फैमिली है। मेरे डैड की डेथ के बाद इन सब लोगों ने ही मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा। इस टाइम वो जेम्स को अपने डैड की तस्वीर भी दिखाती है।
अब सीन दोबारा प्रेजेंट पे आता है और हम एडी नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो जेम्स को बुला रहा था। जेम्स उसकी आवाज सुनते हुए उसके करीब जाता है तो वो आदमी भी काफी बुरी हालत में था। वो बहुत ही अजीब और तंजिया नेचर में जेम्स से पूछता है कि आखिर तुम बीमार क्यों नहीं हुए। जेम्स कुछ नहीं बोलता और उसे बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढते हुए आया हूँ। वो आदमी उसे देखता है और बताता है तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हुआ था। इस टाउन में एक वायरस वाली बारिश हुई थी जिस बारिश के गंदे पानी ने बहुत से इंसानों को वैसे ही मार दिया और जो कुछ इंसान बचे थे उनमें से आधे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स बन गए और इसी बारिश की वजह से कुछ मॉन्स्टर्स जमीन के नीचे से निकलने लगे और उन सारी चीजों ने बचे हुए इंसानों को भी मार दिया और अब साइलेंट हिल में कोई जिंदा नहीं बचा। जेम्स को उसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। सबूत के तौर पर वो आदमी उसे अपने जिस्म के जख्म भी दिखाता है जो बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब गिरा दिया हो। जेम्स डर कर वहाँ से जाने लगता है और इसी दौरान उसे लोरा नामी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की एक जेल नुमा जगह के अंदर छुपी हुई थी और हर चीज से डर रही थी। जेम्स उसकी मदद करना चाहता है, उसे हाथ बढ़ाता है और कहता है इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कोई खतरा नहीं पहुंचाऊंगा। इस रेमेडी उसकी बात नहीं सुनती, वो डर के मारे पीछे हो जाती है और उसी टाइम पीछे से जेम्स को किसी की आवाज आती है। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे से जमीन के ऊपर कोई निशान बना रहा हो। पीछे मुड़कर उसने देखा कि वो एक मॉन्स्टर था, एक पिरामिड की शक्ल वाला मॉन्स्टर जिसका सर लोहे से बना हुआ था। उसके पास एक बड़ी सी तलवार थी जिसकी मदद से वो जेम्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर जेम्स अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागता है। उसकी भागने की आवाज सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सभी मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा भयानक हैं। कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जिनके सर उनकी बॉडी से अलग है, तो कुछ मॉन्स्टर्स दरमियान से तो इंसानों जैसे दिखते हैं लेकिन है मकड़ी की तरह के। ये सभी मिलकर जेम्स पर हमला करना चाहते हैं, पर जेम्स इन सबसे बचने के लिए एक जगह पर छुप जाता है और छोटे से सुराख से बाहर देखता है। उसने नोटिस किया था कि ये पिरामिड वाला मॉन्स्टर सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो अब अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को भी मार रहा था। जेम्स अब यहाँ से निकलता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक मैनेकिन दिखाई देता है, एक इंसानी शक्ल का पुतला जिसे वो मेरी समझ लेता है। वो उसे पकड़कर प्यार करने वाला था, पर वो भी असल में मॉन्स्टर ही निकला। इस मॉन्स्टर से दोबारा बचने के लिए वो एक अलमारी के अंदर छुप जाता है और वो पिरामिड वाला मॉन्स्टर इस अलमारी के ऊपर भी हमला करने लगता है। इस हमले से जेम्स थोड़ा बहुत जख्मी हो गया था, उसके सर में दर्द होने लगा था और वो बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो वो कहीं और था। उसे यहाँ पर अंजना दिखाई दी जिस पर इस टाइम गुस्सा हो रही थी। वो उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ से भाग जाओ, इस जगह पर बहुत सारे राज छुपे हैं, अगर तुम उनके बारे में पता चलाने लग जाओगे तो ये जगह तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगी। जेम्स उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से चल पड़ता है। आगे बढ़ते हुए उसे लोरा फिर से मिलती है, वही बच्ची जिसके हाथ में एक गुड़िया थी। वो बच्ची बताती है कि ये गुड़िया उसे मैरी ने दी है। जेम्स उससे पूछता है अगर तुम मैरी को जानती हो तो मुझे बताओ कि मैरी कहाँ पर है, लेकिन वो बच्ची कुछ नहीं बताती और वहाँ से भाग जाती है। जेम्स उसका पीछा करता है और वो बच्ची उसे एक भूल भुलैया के अंदर ले जाती है और वहाँ जाकर गायब हो जाती है। इस मेज के अंदर से, इस भूल भुलैया के अंदर से अब जेम्स निकल नहीं पा रहा था। बार बार उसे मैरी की यादें आ रही थी। तभी अचानक यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सुनहरी बालों वाली लड़की उसे मिल जाती है जिसका नाम है मारिया। वो जेम्स को कहती है कि मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकती हूँ। वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और मुश्किल से बचते बचाते आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग अब फाइनली हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर जेम्स मारिया को बताता है कि मैरी की फैमिली यानी उसके शहर वाले बहुत ही ज्यादा अजीब लोग थे। एक दिन वो उसे चुपके से एक बेसमेंट के अंदर लेकर जा रहे थे। मुझे लगा कि ये कल्ट का एक ग्रुप है और ये लोग अपना कोई रिचुअल करने वाले हैं, इसीलिए मैं उनका पीछा करने लगा और मैं छुपकर उन्हें देखता भी रहा। प्रेजेंट में यहाँ हॉस्पिटल में वो लड़की मैरी की आवाज में एक रिकॉर्डिंग चला देती है, जिस रिकॉर्डिंग के जरिए वो मैरी के कल्ट के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। मैरी बता रही थी कि उसके कल्ट का नाम जोशुआ है। जोशुआ का नाम सुनते ही जेम्स को वो सारा खतरनाक सा रिचुअल याद आ जाता है बुरी तरह। इस टाइम से पहले कि ये लोग इस पर कोई बात कर पाते, इनका सामना हो जाता है यहाँ की नर्सिस से जो मरकर दोबारा जिंदा हुई थी। कह लो कि वो ज़ॉम्बीज़ बन चुकी थी और वो इनके ऊपर हमला कर देती हैं। ये लोग उनसे बचते हुए एक एलिवेटर के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ एलिवेटर पर मारिया बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसके बावजूद भी वो जेम्स का साथ नहीं छोड़ती और वो जेम्स से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम इस टाइम मेरे साथ क्यों हो, क्योंकि मैं मैरी जैसी दिखती हूँ। यहाँ पर मारिया जेम्स से कहती है अगर तुम्हें मैरी ना मिली तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे इस जगह से ले जाओगे। मेरा नाम याद है ना तुम्हें? मेरा नाम मारिया है। यहाँ से जेम्स और वो अलग हो जाते हैं और जेम्स को दोबारा लोरा मिलती है जो उसे रूम 318 में ले जाती है। वो जब कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे खौफनाक अंदाज में पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मॉन्स्टर इतना खौफनाक था कि जेम्स की सांस भी नहीं आई और एकदम से वो होश में आ गया। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि असल में ये सब कुछ जो हो रहा था वो सब कुछ भी रियल नहीं था। ये सब कुछ जेम्स के दिमाग में चल रहा था
और जेम्स इस टाइम एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में था। उसके होश में आते ही उसकी साइकेट्रिस्ट उसे बताती है कि तुम्हारा महीनों से इलाज चल रहा है, तुम्हारी वाइफ मैरी के मरने के बाद तुम गहरे सदमे में हो और तुम अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए हमें तुम्हें ये शॉक थेरेपी देनी पड़ी। इस टाइम जेम्स आंखें बंद करता है और उसके एक और विजन के जरिए हमें दिखाया जाता है कि जब मैरी मरी थी वो वहीं पर था, उसे सब याद है, उसने मैरी को मरते हुए देखा था। इन सारे ख्वाबों से जब वो आंख खोलता है तो साइकियाट्रिस्ट उसे बताते हैं कि मैरी के मरने के बाद से तुम्हारे दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ था कि तुम्हारे दिमाग ने हकीकत और ख्वाब का फर्क ही करना छोड़ दिया था, और अब हमें तुम्हें उस स्टेट से, उस बुरी कंडीशन से बाहर लेकर आना है। वो दोबारा आंखें बंद करता है और उसे दोबारा मारिया दिखाई देती है जो उससे पूछ रही थी क्या तुम्हें इस साइलेंट हिल में ही रहना है या फिर मेरे साथ इस धोखे से, इस इल्यूजन से बाहर निकलना है, असली जिंदगी में जाना है। जेम्स आखिरी बार आंखें बंद करता है और इस मर्तबा भी इस हकीकत को मानने से इनकार कर देता है कि मैरी मरी है। वो कहता है कि मैरी आज भी जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। वो मारिया की मिन्नतें करता है कि प्लीज यहाँ पर रुको, मेरे साथ मैरी को ढूंढो, लेकिन वो अब रुकने वाली नहीं थी। वो यहाँ से जाने लगती है। उसको जाता हुआ देखकर जेम्स फिर भी होश में नहीं आता और कहता है कि ये मारिया ही मेरी सोचों का हिस्सा है, जबकि मैरी अभी भी जिंदा है। इस टाइम अब वो एक आग सी जगह में उतर गया था। यहाँ पर उसे लोरा के साथ साथ मैरी की शक्ल का एक मॉन्स्टर भी दिखाई देता है। वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिख रहा था। जेम्स उससे डरता नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर का मुंह पकड़ते हुए उससे माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज। उसकी माफी मांगते ही वो मॉन्स्टर जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद जेम्स को यहाँ पर मैरी की लाश मिल जाती है और इसे देखकर एक और मर्तबा उसे ये हकीकत याद आ जाती है कि मैरी मर चुकी है। यहाँ पर अब हमें मैरी की मौत की मिस्ट्री भी पता चल जाती है। असल में मैरी के डैड जेम्स से शादी करने की वजह से मैरी को पसंद नहीं करते थे और वो मैरी को लो पॉइजन देने लगे, जिसकी वजह से मैरी बीमार रहने लगी, इतना कि वो मरने की हालत पे आ गई। और फिर उसने जेम्स से कहा कि प्लीज मेरे से ये तकलीफ नहीं सही जाती, तुम मुझे मार दो। जेम्स ने ना चाहते हुए भी उसे मार दिया क्योंकि उससे मैरी का दर्द नहीं देखा जा रहा था। अचानक से जेम्स दोबारा अपनी सोचों की दुनिया में चला जाता है और वो अपने ख्वाब में मैरी की लाश को उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और अपनी गाड़ी को एक नदी के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद से सीन कट होकर हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जब जेम्स और मैरी टकराए थे। दिखाया जाता है कि तब वो दोनों साइलेंट हिल की तरफ वापस जाने के बजाय असल में कहीं और ही गए थे और इस तरह यहाँ पर असल में हुआ क्या था ये सब कुछ एक मिस्ट्री बन जाती है। और इसी मिस्ट्री के साथ और बहुत सारे सवालों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म। असल में कहीं और ही गए थे और इस तरह यहाँ पर असल में हुआ क्या था ये सब कुछ एक मिस्ट्री बन जाती है और इसी मिस्ट्री के साथ और बहुत सारे सवालों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।